ऑलराइट, सो हम जो है कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, और हमारा फर्स्ट पार्ट उसका कार्डिनल कार्डिनल अप्रोच टू मेजरिंग यूटिलिटी हमने डिस्कस कर लिया था। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। जो लोगों की सेटिस्फिकेशन होती है, जो कंज्यूमर्स बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, हाउस होल्ड्स कहते हैं। वो डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन एक्वायर करते हैं। कार्डिनल अप्रोच जो है वो जो है अस्यूम कर रही थी कि यूटिलिटी को एक यूनिट से मेजर किया जा सकता है, जिसको हम यूटिल्स कहते हैं। सो यूटिलिटी ये अस्यूम किया जा रहा था कि भाई यूटिलिटी को हम नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसी के बेस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया था। इसी के बेस पे हमने टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया था। ये आइडियाज हमने पढ़ रखे थे। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है, उस पे हम तब जाएंगे जब हमें इसमें फ्लॉप हमें पता लगेगा। तो जो यूटिलिटी है, अभी जो आप मेरे लेक्चर के लिए इंतजार कर रहे थे, उसकी मतलब इंतजार वैसे बुरा होता है तो उससे पॉजिटिव सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती। कुछ मतलब मे बी सम पीपल माइट गेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कि ओके क्लास नहीं होगी तो उसका फायदा हो जाएगा, वी कैन स्लीप और वी कैन डू अदर थिंग्स, राइट। इसी तरह अभी जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, उससे कुछ लोगों को यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही होगी, कुछ कुछ लोगों को कम मिल रही होगी, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे। तो हर किसी की यूटिलिटी डिफरेंट है। ये बताना कि इस लेक्चर से कितने यूनिट्स की सैटिस्फैक्शन मिल रही है, ये इटसेल्फ एक डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके 6 सब्जेक्ट्स में से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जो आप या कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये पूछा जाए, तो आप जो भी सब्जेक्ट बताएँगे उसके बेस पे आपकी यूटिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने 6 सब्जेक्ट में से ये जो 2 बताए हैं, इनको आप हाईएस्ट प्रेफ़रेंस पे रखते हैं। मतलब फर्स्ट पे जो आपने प्रेफ़र किया उससे आपको सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलती है, सेकंड वाले से उससे कम मिलती है। लेकिन एग्ज़ैक्टली ये बताना कि कितने यूनिट्स की सैटिस्फैक्शन मिलती है, ये ज़रा एक अनरियलिस्टिक सी बात हो जाएगी। मतलब नंबर्स, मतलब एप्पल, सुबह-सुबह आप उठे हैं, आपको भूख लगी है, आपने चाय का कप पिया, एप्पल कंज़्यूम किया, उससे पहले लेट्स से एप्पल आपने खाया, तो एप्पल से कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, चाय के कप से कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, या उठ के तैयार हो गए, जो कपड़े पहने उससे कितनी सैटिस्फैक्शन मिली। अभी आप इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उससे कितनी सैटिस्फैक्शन मिली। तो या जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी करंट मौजूदा नीड को सर्व कर रहा है, उससे कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, इन नंबर्स ये बताना ज़रा मुश्किल काम। इसी वजह से इसी वजह से जो दूसरी अप्रोच है कंज्यूमर बिहेवियर में, वो डेवलप हुई, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजरिंग यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजरिंग यूटिलिटी में हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर की जो सैटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद, उसको रैंक किया जा सकता है, उसकी प्रेफ़रेंस को रैंक किया जा सकता है। अ, बाकी ये बताना कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, ये मुश्किल काम है। और ये जो यूटिल्स हमने असाइन किए थे, ये इमेजिनरी नंबर था, जिसकी रियल वर्ल्ड में ज़रा इम्पोर्टेंस, या रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई गेज, ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई मेट्रिक नहीं है जिससे हम लोगों की यूटिलिटी एग्ज़ैक्टली उनसे पूछ सकें, या वो आसानी से वो खुद बता सकें कि कितनी सैटिस्फैक्शन मिली। तो अल्टीमेटली एक नई अप्रोच जो है यहाँ से फिर शुरू होती है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रेस्टोरेंट पे
कौन से ऐसे 3 डिशेज़ हैं जो आपको, या कौन से डिशेज़ हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आपने इतने सारे मेन्यू में से जो चीज़ें सेलेक्ट की, जिसको फर्स्ट पे रखा, जिसको सेकंड पे रखा, थर्ड पे रखा, फोर्थ पे रखा, जिस ऑर्डर में रखा है ना, उस ऑर्डर से एक आप उस ऑर्डर से आपकी चॉइस का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और उस ऑर्डर से आपकी यूटिलिटी पॉसिबली क्या हो सकती है, ये मतलब गेस किया जाएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली हम नहीं बता रहे होंगे उस अप्रोच में। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, या हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थियरी में, ये यूटिलिटी जो है मतलब कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस का जो ऑर्डर है, उसके थ्रू हम यूटिलिटी की जो है बुनियादी जो डिस्कशन है वो करेंगे। वी विल नॉट से कि यूटिलिटी मेजरेबल है इन नंबर्स। हम कहेंगे कंज्यूमर जिस ऑर्डर में जिस तरह से चॉइस कर रहा है, उसकी प्रेफरेंस को रैंक कर सकते हैं। वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट यूटिलिटी दैट कंज्यूमर इज गेटिंग। तो ये अब हमारी डिस्कशन का अगला जो है वो थ्योरी है, कि भाई हम अब यूटिलिटी ही पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है, हर खरीदार का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोडक्ट इसलिए ले क्योंकि उससे उसे प्लेजर मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। तो वो खुशी को नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन जो उस प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से सेटिस्फिकेशन है, या जिस ऑर्डर में वो परचेज कर रहा है, उसकी प्रेफरेंस को रैंक करेंगे, तब हमें अंदाजा होगा कि उसकी यूटिलिटी क्या हो सकती है। सो इस थियरी को हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजरिंग यूटिलिटी। अब इसके कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। मतलब इसका इसका इसमें बजट लाइन जो है वो आइडिया है एक। बजट लाइन ये बताता है कि फिक्स बजट में रहते हुए कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी जो है 2 प्रोडक्ट्स की अफोर्ड कर सकता है परचेज करना। क्या कह रहे हैं हम? कि फिक्स बजट में रहते हुए एक खरीदार कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी 2 चीज़ों की खरीद सकता है अपनी फिक्स इनकम में से। ये बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है। सो बजट लाइन वो सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, सारे चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो 2 प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर बाय कर सकता है अपनी फिक्स इनकम में से। सो द budget line represents the combinations of 2 products a consumer can purchase with their money income. मनी इनकम का मतलब है नॉमिनल इनकम। पैसों के फॉर्म में जो इनकम है, उसमें से कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी 2 चीज़ों की परचेज कर सकता है, ये हमें बजट लाइन बताता है। और आपको पता है कि बजट लाइन हमेशा हमेशा बजट लाइन में जो भी आप लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसमें आप एक्सेस पर क्वांटिटी ऑफ ए फर्स्ट प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट रखते हैं। और बजट लाइन हमेशा एक्सेस को टच करता है, क्योंकि जब आप बी पे सारा खर्चा कर रहे हैं तो ए ज़ीरो, ए पे सारा खर्चा कर रहे हैं तो बी ज़ीरो, और बाकी जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं टेबल में, फिर उसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है? सो बजट लाइन नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड ऑफ है, एक को एक ए की क्वांटिटी बढ़ाएँगे, ए की क्वांटिटी बढ़ाएँगे तो बी कम करनी पड़ेगी। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने इस बजट लाइन को बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आइडिया है वो ये है कि ये जो स्लोप है, स्लोप बजट लाइन का, वो क्या होता है? इट्स द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ बी टू रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि बजट लाइन का स्लोप कैसे लिखते थे हम? प्राइस ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ ए। ये क्या बताएगा कि बी के कितने यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे टू गेट मोर ऑफ ए। इसका मतलब है बजट लाइन आपको क्या बता रहा होता है? बजट लाइन का स्लोप क्या बता रहा होता है कि किस रेट से आपको एक प्रोडक्ट के यूनिट देने पड़ेंगे टू अचीव एक्स्ट्रा ऑफ अनदर। और आप देख सकते हैं कि बजट लाइन एक लीनियर लाइन है, तो लीनियर लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये इसका जो कांस्टेंट स्लोप है, ये बताएगा कि आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट किसी एक प्रोडक्ट का लेने के लिए दूसरे का कांस्टेंट अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये बजट लाइन के स्लोप का मतलब होता है।
अब अगर वैसे हम सोचें कि लोगों का बजट, जिसको हम इनकम कह रहे हैं, कंज्यूमर का जो बजट है, जो खरीदार है, उसका अगर बजट जो उसके पास अवेलेबल है वो बढ़ जाए, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस बजट में कमी की वजह से या इजाफे की वजह से बजट लाइन की जो पोजीशन है, बजट लाइन की ओरिजिनल बजट लाइन है, उसमें चेंज आ जाएगा। मतलब इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन आपका अपवर्ड शिफ्ट करता है, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटीज अब बाय कर सकते हैं। इनकम कम होगी तो अब आप पहले से कम बाय कर सकते हैं, तो आपका बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट करेगा। सो अगर ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है सपोज, और इनकम जो है वो बढ़ जाती है, तो नया बजट लाइन कुछ इस तरह से पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट करेगा। पहले आप ए और बी की इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकते थे, अब क्या होगा, अब इतनी ले सकते हैं जो नए इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं। अगर इनकम कम हो जाए तो आपको पता है लोग कम बाय, परचेजेस उनकी कम हो जाएंगी और बजट लाइन जो है वो ये पैरेलल इनवर्ड रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों के फिक्स इनकम से आप ले सकते थे, वो बढ़ जाएंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो आप अपनी इनकम से अफोर्ड कर सकते थे, वो कम हो जाएंगे जब आपकी इनकम कम हो जाएगी। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन योर बजट लाइन। उसके अलावा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, तो बजट लाइन फिर से, मतलब बजट लाइन जो है वो चेंज करेगा। तो इसमें ये है कि सपोज करें प्राइस ऑफ ए कम हो रही है, लेकिन ऑल अदर थिंग्स आर रिमेनिंग द सेम। क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ ए जो है वो कम हो रही है, प्राइस ऑफ बी वो भी सेम है, और कंज्यूमर की इनकम भी सेम है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बजट लाइन पे, कि कंज्यूमर का जो बजट लाइन है, कंज्यूमर का जो बजट लाइन है वो अगर पहले यहाँ पे था, ठीक है, दिस वाज द बजट लाइन, अब जब ए सस्ता हो गया है तो बी की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, बी वुड स्टे द सेम, ए जो है वो कंज्यूमर अब ज्यादा बाय कर सकेगा, सो ए का इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। सो ये जो मतलब नया इंटरसेप्ट बनेगा, यहाँ दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये बजट लाइन था पहले, अब ये वाला मतलब अब नया पॉइंट यहाँ बनेगा, जहाँ पे नजर आएगा कि प्राइस जब कम हो जाए तो कंज्यूमर की डिमांड फॉर ए बढ़ जाएगी, keeping the demand for B and income same. Keeping everything else same, if the price of a product decreases, quantity demand for that product or the purchases of that product is going to purchase of that product by a consumer is going to increase. Similarly, तो ये अब प्राइस, ये अब सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यूज होगा, तो इसीलिए हमने इसको दोबारा रिविजिट कर लिया। अब अगर हमें पता हो कि हमारी बजट जो है इनकम $12 है, और प्राइस जो है ए की वो 1.5 है, और प्राइस ये यूनिट की प्राइस है, एक एक सिंगल यूनिट की प्राइस ऑफ बी जो है वो $1 है, तो हम मैक्सिमम जो है ए के 8 यूनिट ले सकते हैं और बी के 12 यूनिट ले सकते हैं। ये हमारे इंटरसेप्ट बनेंगे। देखें, जो जो वाई इंटरसेप्ट है, अगर वाई पे हमने ए की क्वांटिटी रखी है और एक्स इंटरसेप्ट है जिस पे बी क्वांटिटी रखी है, तो ये एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन है ये वाला, कि आप सारी की सारी इनकम बी पे खर्च करें तो ए के लिए जीरो इनकम बच जाती है, तो ए की क्वांटिटी आप जीरो परचेज कर सकते हैं। अगर सारी की सारी इनकम बी पे खर्च करें तो मैक्सिमम 8 यूनिट ले सकते हैं। और ये आपको पता है यूनिट्स कैसे निकलते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, यू नो इट। अब इन दो कॉम्बिनेशन, एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन को मिला लेंगे तो हमारा बजट लाइन आ जाएगा। ये जो एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन इनको मिलाया आपने और ये बजट लाइन स्टेब्लिश हो गया। इसके इसके ऊपर ये बाकी वाले कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, लाइक 6 and 3, ये 6 और 3,
और ये दूसरा वाला कॉम्बिनेशन भी आता है 4 and 6, 4 ऑफ ए एंड 6 ऑफ बी, ये यहाँ पे हमने देख लिया। और 2 and 9, 2 and 9 भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सो ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशंस आपने बजट लाइन पे रिप्रेजेंट किए। हमेशा याद रखना है कि बजट लाइन में एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि सारी की सारी इनकम आप एक ही प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं। ए पे खर्च कर रहे हैं तो 8 यूनिट ले सकते हैं, बी के 0, और सारी की सारी बी पे खर्च कर रहे हैं तो 12 यूनिट ले सकते हैं, ए की क्वांटिटी 0। सो ये बजट लाइन ऐसे बनता है एंड इसमें चेंजेस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। अब हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व या जो आपकी ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजरिंग यूटिलिटी है, उसमें हम कहते हैं कि यूटिलिटी कंज्यूमर की बताई नहीं जा सकती, उसके प्रेफरेंसेस को रैंक करके अंदाजा लगाया जा सकता है। सो इंडिफरेंस कर्व जो है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, कंज्यूमर की चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन फिर क्या है? इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशंस शो करता है दो प्रोडक्ट्स के जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी देते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आप प्लॉट करेंगे वो सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी देते होंगे। अब इस बात का क्या मकसद बनता है कि एक ही कर्व पे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं दो प्रोडक्ट्स के, ए और बी के, सी और डी के, और एक्स और वाई जो भी है, दो प्रोडक्ट्स के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं अलोंग द कर्व, एक ही कर्व पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी देते होंगे। अब ये सेम क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ से देखें कि ये कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हैं, ये दीज आर द कॉम्बिनेशंस जिसको जे के एल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। सो जे कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ए और बी का, कि जे कॉम्बिनेशन पर ए के 12 यूनिट्स हैं जो कंज्यूमर के पास हैं, बी के 2 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ए के ज्यादा हैं और बी के कम है। नजर आ रहा है ए 12 बी 2, ये कंजम्पशन बंडल है या कॉम्बिनेशन है। के पे जब कंज्यूमर आना चाह रहा है तो ए के 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। ए के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है? 6 यूनिट्स। ए के 6 यूनिट दे के बी के 2 इजाफी यूनिट अटेन करना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए को जब कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन में डिक्रीज करेगा तो ए की टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है जब किसी प्रोडक्ट की आप कंजम्पशन कम करते हैं। जिसकी बढ़ाते हैं उससे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। अभी पिछले कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके हैं। तो मतलब जे से के पे जाते वक्त, जो जे से के कॉम्बिनेशन पे मूव करते वक्त कंज्यूमर ए को कम कर रहा है तो उससे टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, बी को बढ़ा रहा है तो उससे टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। इस तरह से कि जे और के दोनों पे टोटल यूटिलिटी सेम मिलेगी कंज्यूमर को। सिमिलरली अगर के से एल की बात करें, के से एल पे अगर कंज्यूमर मूव कर रहा है तो 6 और 4 है उसके पास ए और बी की क्वांटिटी। अब क्या कर रहा है कंज्यूमर? के से एल जाते वक्त, के से एल पे जाते वक्त यूनिट्स ऑफ ए वो 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहा है टू गेट 2 मोर ऑफ बी। फिर से क्या हो रहा है? ए से टोटल यूटिलिटी कम हो रही है और बी से बढ़ रही है। इस तरह से कि अलोंग द कर्व या इन इस दो कॉम्बिनेशन जे पे जाते हुए इसकी टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी। दिस होल्ड्स फॉर लास्ट चॉइस एज वेल, कि कंज्यूमर लास्ट में 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है ए का, तो उससे टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी ए की, लेकिन बी के 2 यूनिट से इजाफी वो ले रहा है तो इसका मतलब है उससे टोटल यूटिलिटी इसकी बढ़ेगी। इस तरह से कि अलोंग द कर्व टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी। तो अगर हम इस डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करें, क्वांटिटी या इंडिफरेंस कर्व पे भी हम क्वांटिटी रखते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, दोनों मतलब क्वांटिटी ऑफ ए ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ बी ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि इस डेटा को हम 2 4 6 8 10 के गैप से लें तो वो ज़रा एक्यूरेट बनेगा। सो हमने इसको उसी गैप से लिया। क्वांटिटी ऑफ ए 2 4 6 8 10 12, पॉसिबली 12 तक मैक्सिमम है, और ये है 8 तक मैक्सिमम बी की।
अब हम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ बना सकते हैं कि 12 एंड 2, तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा 12 एंड 2 का, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 6 एंड 4, 6 एंड 4 तो यहाँ पे बनेगा, तीसरा पॉइंट 4 एंड 6, 4 एंड 6 यहाँ पे बनेगा, चौथा पॉइंट 3 एंड 8, तो 3 एंड 8 तो चौथा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो बिफोर ये मैं ड्रा करूं उससे पहले ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ बन रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ बनेगा, थर्ड पॉइंट यहाँ बनेगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ बनेगा। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला लें तो ये हमारा एक कर्व बन जाएगा जिसको हम कहते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है। ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस फॉर ए एंड बी प्रोडक्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कर्व के ऊपर जितने 4 कॉम्बिनेशंस हैं उस पे हर इस पूरे कर्व पे टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर की सेम है, चाहे वो जे कॉम्बिनेशन पे हो, के पे हो, एल पे हो या एम पे हो। Along this indifference curve, total utility at all the combination is going to stay same. Now let's talk about जब हम ये कह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी सेम है along the indifference curve, तो जो खरीदार है, कंज्यूमर है, वो इंडिफरेंट है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वो चूज करे, एज टू विच कॉम्बिनेशन टू परचेज, राइट? क्योंकि टोटल यूटिलिटी हर कॉम्बिनेशन पे सेम है, तो अब वो इंडिफरेंट है कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसे परचेज करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स का कोर्स है, तो हम इसमें बेसिक सी प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है कि नेगेटिव स्लोप क्यों है, तो अभी हम देख चुके हैं, अभी हमने डेटा से देखा है। दोबारा से इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का आंसर ढूंढ लेते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है। नंबर्स को अगर हम देखें, कॉम्बिनेशंस को देखें, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ए की क्वांटिटी ज्यादा है, बी की कम है। जब कंज्यूमर बी की बढ़ाना चाहता है तो वो ए की उतनी नहीं रख सकता जितनी, ये नहीं हो सकता कि ए 12 हो और बी 4 हो जाए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्या होगा, जब कंज्यूमर बी को 2 से बढ़ाना चाहेगा तो ए उसे कम करना ही पड़ेगा। सो दिस इज ट्रेड ऑफ। मतलब क्या है कि ए जब कंज्यूमर कम कर ए कम जब कंज्यूमर ए की कंजप्शन को कम करेगा तभी बी के 2 इजाफी यूनिट्स ले सकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मोर ऑफ बी मींस लेस ऑफ ए। इस वजह से ये आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है। क्या कह रहे हैं हम कि भाई इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव नेगेटिव जो उसकी स्लोप आ रही है, नेगेटिव स्लोप ऑफ IC इस वजह से है क्योंकि when consumer is going to increase the quantity of A, he is bound to reduce the quantity of B। ठीक है, तो ये more of A means less of another। और जब कंज्यूमर ए को बढ़ाएगा तो उससे टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, और बी से टोटल यूटिलिटी, बी को कम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कम होगी, इस तरह से कि अलोंग दिस कर्व टोटल यूटिलिटी सेम रहेगी। सो इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है, ये डेटा भी प्रूव कर रहा है कि जब कंज्यूमर बी को 2 यूनिट से बढ़ाना चाहता है तो ए के 6 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। फिर कंज्यूमर बी के 2 बढ़ाना चाह रहा है तो ए के 2 यूनिट देने पड़ रहे हैं। फिर कंज्यूमर बी के 2 बढ़ाना चाह रहा है तो इसके अगेंस्ट भी 1 यूनिट ए का देना पड़ रहा है। इसी वजह से इस कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो ये इसकी वजह है कि मोर ऑफ वन प्रोडक्ट मींस लेस ऑफ अनदर, कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम। कि फिक्स रिसोर्सेज में रहते हुए, फिक्स इनकम में रहते हुए, कंज्यूमर जब ए की क्वांटिटी बढ़ाएगा तो बी की कम करनी पड़ेगी, या बी की बढ़ाएगा तो ए की कम करनी पड़ेगी, तभी ये कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व
प्रेफरेंस जो कंज्यूमर की रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेगेटिव स्लोप है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, लाइक इसकी शेप इस तरह से क्यों है कि ये ओरिजिन की तरफ ही क्यों कॉन्वेक्स है, ये why the curve is convex to origin। ठीक है, तो बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस कि ये why indifference curve is like this, कि ये इसकी इसकी ओरिजिन की तरफ ही कॉन्वेक्सिटी क्यों आ रही है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि why IC is convex to origin। I don't know what's going on with this pen। Okay, so why IC is convex to origin, कि ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है। ठीक है, तो उसकी बड़ी क्लियर सी रीजन है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि अगर हम जे कॉम्बिनेशन पर हैं तो कंज्यूमर के पास ए के यूनिट्स ज्यादा हैं और बी के कम है। इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में ए जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो उतना कम वैल्यूएबल होता है, और बी क्योंकि कम है तो मार्जिन यूटिलिटी के टर्म्स में बी की मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा होगी जे कॉम्बिनेशन पे। अब जिसकी मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है आपको पता है कंज्यूमर उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि जे से के जाते वक्त कंज्यूमर 6 यूनिट्स ए के सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है टू गेट 2 एक्स्ट्रा ऑफ बी। ठीक है, तो जब वो के पे आ रहा है, के कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर आ गया तो ए की मार्जिन यूटिलिटी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि ए की जिसकी कंजप्शन कम करते हैं उसकी मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी कंजप्शन आपने बढ़ा दी उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी, मतलब बी की मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी। फिर जब के से एल पे कंज्यूमर जा रहा है, एक नए कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रहा है, तो अब देखें बी बी के 2 यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर सिर्फ ए के 2 यूनिट विलिंग टू सेक्रीफाइस। ये क्यों हो रहा है क्योंकि ए को जितना आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर गए, मतलब ए को जितना आप ज्यादा सेक्रीफाइस करते जाएंगे उतना ही ए मार्जिन यूटिलिटी के टर्म्स में ज्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा। सो एल के से एल कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर सिर्फ 2 यूनिट ए के सेक्रीफाइस करना चाह रहा है टू गेट 2 यूनिट्स ऑफ बी। सिमिलरली लास्ट कॉम्बिनेशन पे ए मजीद वैल्यूएबल बन गया है, क्योंकि ए की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कंज्यूमर ट्रेड करना चाहता है, देना चाहता है टू गेट एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्लोप के टर्म्स में बात करें तो स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का, स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं स्लोप को? marginal rate of substitution। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब ये पता है हमें नॉन लीनियर कर्व है तो इसका इसका इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी। फिर टेंजेंसी के थ्रू स्लोप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नॉन लीनियर कर्व है। तो सिंपल क्या तरीका है इसके स्लोप कैलकुलेट करने का कि जे से के दरमियान जो स्लोप है वो कितना है। कंज्यूमर 6 यूनिट ए के देना चाहता है टू गेट 2 ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। के से एल कॉम्बिनेशन के दरमियान कंज्यूमर जो है ए के 2 यूनिट देना चाहता है टू गेट 2 एक्स्ट्रा ऑफ बी, तो 1। एल और एम के दरमियान कंज्यूमर क्या कर रहा है कि ए का 1 यूनिट देना चाहता है टू गेट 2 यूनिट्स ऑफ बी, तो ये 0.5 आ रहा है। माइनस साइन अंडरस्टूड है कि ट्रेड ऑफ की वजह से आएगा, लेकिन वैसे आप देखें कि ये जो क्या हो रहा है एक्चुअली कि जैसे जैसे कंज्यूमर बी की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है वो ए के कम से कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल टर्म्स में ए को कम करने से मार्जिन यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और ए ज्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा है। तभी बी के फिक्स यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर जो है हर अगले कॉम्बिनेशन में ए के कम यूनिट सेक्रीफाइस करना चाह रहा है, जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर ने
जो है टोटल 6 यूनिट सेक्रीफाइस किए टू अटेन 2 मोर ऑफ बी। सेकंड कॉम्बिनेशन में ए ज्यादा वैल्यूएबल बन गया है मार्जिन यूटिलिटी के टर्म्स में, तो सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना चाह रहा है टू गेट एक्स्ट्रा 2 ऑफ बी। फिर लास्ट पे आके सिर्फ एक ए का यूनिट देना चाह रहा है टू गेट 2 ऑफ बी। तो स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का, जिसको हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो फॉल करता जा रहा है जैसे जैसे हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरे की कम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? Indifference curve is convex to origin because of decreasing marginal rate of substitution. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है अलोंग द इंडिफरेंस कर्व ट्रेवल करते वक्त, मूव करते वक्त कम होता जा रहा है। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये एमआरएस, मतलब वैसे हम डिस्कस करें तो ये मतलब इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो फॉल कर रहा होता है, तभी आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब एमआरएस रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर हम टेक्निकली सिंपल उसमें देखें तो एमआरएस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 6/2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द रेट एट विच एमआरएस की डेफिनेशन क्या है? द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस some units of a product to get extra of another। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 6/2 which is equal to 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 6 units of A to get 2 extra units of B। So this is the MRS between J and K, and MRS between K and L is consumer is willing to sacrifice 2 units of A to get 2 units of B, and MRS between L and M is consumer is willing to sacrifice only 1 unit of A to get 2 of B। So it means in order to attain fixed unit increase in B, consumer is willing to sacrifice smaller and smaller quantities of uh, A product, because marginal utility of A is falling and marginal utility of A is increasing and marginal utility of B is falling। So इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो हमारी जो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बन रही है, वो इस वजह से क्योंकि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है J से M तक जाते वक्त कम हो रहा है। इसीलिए अपर रीजन जो है, मतलब इंडिफरेंस कर्व का अपर वाला पोर्शन वो ज्यादा स्टीपर है, नीचे आते आते वो फ्लैट होता जा रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये ऊपर 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 वाले हिस्से में इंडिफरेंस कर्व स्टीप है, नीचे आते आते ये फ्लैट होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे जब आप इंडिफरेंस कर्व के अलोंग द कर्व ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो नीचे जब आप मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि आप ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा आपका एमआरएस है, तो इसका मतलब है ज्यादा क्वांटिटी एक गुड की आप दे के दूसरे के फिक्स यूनिट अटेन करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्जिनल टर्म्स में जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे 6 यूनिट किया जे से के जाते वक्त, तो ए जो है मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म्स में वैल्यूएबल बनता जा रहा है, तभी आप उसकी क्वांटिटी जो है वो स्टार्ट में ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर बाद में आपने उसके स्मॉलर यूनिट्स किए और उसके बाद मजीद जो है वो कम यूनिट सेक्रीफाइस किए। सो दिस इज द रीजन वी हैव अ कॉन्वेक्स like indifference curve is convex to origin। और एमआरएस की डेफिनेशन भी आपको पता लगी कि एमआरएस रिप्रेजेंट, अगर आप वैसे रिपीट करें इसको, जरा इसको रिवर्स जाएं, एम से वापस जे की तरफ जाएं, तो आप देखें कि मतलब बी के, मतलब यहाँ पे अब हम एम से वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मार्जिनल टर्म्स में ए ज्यादा वैल्यूएबल है और बी लेस वैल्यूएबल है, क्योंकि बी की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है, ए की कम है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? बी के फिक्स यूनिट सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं,
पहले आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए बी के टू गेट 1 एक्स्ट्रा ऑफ ए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, बी के 2 यूनिट दे के ए का 1 यूनिट आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब है द रेट एट विच बी इज सेक्रीफाइस टू गेट फिक्स इंक्रीज इन ए, वो क्या मतलब देखें, अब यहाँ पे आपने 2 ए बी के कंप्रोमाइज किए एक ए का लेने के लिए, क्योंकि ए आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल था एज अ कंज्यूमर, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी ए की ज्यादा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से आप 2 यूनिट देना चाह रहे हैं एल से वापस के की तरफ जाते हुए टू गेट 2 यूनिट्स अभी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ए की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है। जब मार्जिन यूटिलिटी उसकी कम हो रही है तो, और बी को जिसको कम कर रहे हैं उसकी बढ़ रही है, तो मार्जिन यूटिलिटी के टर्म्स में जिसको आप कम करते जा रहे हैं उसके आप फिक्स यूनिट दे के ए में पहले आपने 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट अक्वायर करने के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए, अब आप 2 यूनिट की बी के 2 यूनिट के अगेंस्ट ए के 2 मिल रहे हैं आपको, ऊपर आप जा रहे हैं तो ए के 2 यूनिट्स के अगेंस्ट बी के 6 यूनिट आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जैसे जैसे आप बी को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं बी ज्यादा वैल्यूएबल बनता जा रहा है, और जैसे जैसे आप ए को अपनी कंजप्शन में बढ़ाते जा रहे हैं वो मार्जिन यूटिलिटी के टर्म्स में लेस वैल्यूएबल बनता जा रहा है। So this is why indifference curve is convex to origin. Now let's talk about the other idea कि अगर इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे एक डायग्राम में बने हुए हों, लाइक दिस वन, इस तरह से हो, क्वांटिटी ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ बी, और ये एक आईसी है IC1, दूसरा आईसी है IC2, तीसरा आईसी है IC3। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट आईसी है इस पे अगर ये कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी ऑफ ए और बी बाय कर रहा है, लेट्स से ए की इतनी है बी की इतनी है, तो ये लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व है, इस पे टोटल यूटिलिटी कम होगी क्योंकि ए और बी की क्वांटिटी कंज्यूमर जो है वो कम कंज्यूम कर रहा है। सो ये ए और बी की क्वांटिटी स्मॉलर है तो इस पे टोटल यूटिलिटी भी स्मॉलर होगी। जैसे कंज्यूमर एक नए आईसी पे जाएगा विच मीन्स हियर, तो ए की भी क्वांटिटी बढ़ रही है और बी की भी बढ़ रही है, तो ये जो हायर इंडिफरेंस कर्व है IC2 एक हायर इंडिफरेंस कर्व है, उस पे टोटल यूटिलिटी ज्यादा होगी ए और बी से। और अगर उससे उससे आगे अगर हम जाएं तो ये जो थर्ड आईसी कर्व है उस पे टोटल यूटिलिटी और ज्यादा होगी, मतलब IC2 और IC1 के कंपैरिजन में IC3 पे हाईएस्ट यूटिलिटी होगी क्योंकि उस पे ए और बी की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, हर इंडिफरेंस कर्व जो है उस पे टोटल यूटिलिटी डिफरेंट होती है, नंबर वन। और जितना आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं उतनी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, और क्योंकि ए और बी की क्वांटिटी बढ़ रही है, और जितना आप लोअर इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं उतनी टोटल यूटिलिटी कम हो रही होती है क्योंकि ए और बी की क्वांटिटी कंजम्पशन में कम हो जाती है। तो ये इंडिफरेंस कर्व मैप से हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोबारा अगर हम वही रिपीट करें कि ए और बी के इतने यूनिट्स हैं, तो ये हम फर्स्ट आईसी पर हैं, तो ये फर्स्ट आईसी, तो ये है लोएस्ट टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इन चार में से ये लोएस्ट है। चार कौन से, चार आईसीज। और दूसरे दूसरे आईसी पे जाएंगे, जैसे हम दूसरे आईसी पर जाएंगे इंडिफरेंस कर्व, तो हमारी ए और बी की क्वांटिटी बढ़ रही है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। फिर मजीद अगले आईसी पे जाएंगे तो ए और बी की क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। फिर चौथे आईसी पे जाएंगे तो और हमारी क्वांटिटी ए और बी की बढ़ रही है और टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द आईसी कर्व, हायर द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, नंबर वन। लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर द टोटल यूटिलिटी। तो ये दो बुनियादी मतलब रिफ्लेक्शन है। इसको हम वैसे अगर जरा मुश्किल हो जाए, लेकिन वैसे समझने के लिए आप देख सकते हैं कि I4 जो है उस पे यूटिलिटी ज्यादा है किससे, I3 से। I4 से पे total utility of 4, total utility from fourth indifference curve is greater than total utility from third indifference curve. Similarly, total utility from second is greater than total utility from one. तो ये यही imply कर रहा है
कि जितना आप हायर आईसी पे होंगे, क्वांटिटी ऑफ ए और बी ज्यादा होने की वजह से उतनी आपकी टोटल यूटिलिटी ज्यादा होगी। जितना आप लोअर आईसी पर होंगे, क्वांटिटी ऑफ ए और बी कम होने की वजह से टोटल यूटिलिटी कम। अब जो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आइडिया पढ़ा था कि कार्डिनल अप्रोच थ्योरी में, जिसमें हम कह रहे थे कि कंज्यूमर की यूटिलिटी मेजरेबल है, उसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट किया था वो बंडल फाइंड आउट करके जिस पे यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल सेटिस्फाई हो रहा हो। जिसका मतलब क्या है, हम कह रहे थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पे कंज्यूमर की इनकम का लास्ट डॉलर जो है, या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस कॉम्बिनेशन पे बनेगा जिस पे कंज्यूमर की इनकम भी पूरी स्पेंड हो रही हो और मार्जिनल यूटिलिटी उन दो प्रोडक्ट्स की पर डॉलर सेम हो जाए। ये हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल में पढ़ा था जब हम कह रहे थे कि यूटिलिटी मेजरेबल है। अब जब हम बात करें कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, उस यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को, चॉइस को रैंक करके यूटिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसको एग्जैक्टली मेजर हम नंबर्स में नहीं कर सकते, यूटल्स में नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डिनल अप्रोच है जो हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है या कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन उस पॉइंट पर होगी जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होगा किसको, बजट लाइन को। जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन जो है, सॉरी, बजट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कंज्यूमर की इनकम को, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करेगा कंज्यूमर की यूटिलिटी को। जब ये एक पॉइंट पे टेंजेंट होंगे, किताब ने क्या डेफिनेशन दिया है कि सबसे हाईएस्ट जो इंडिफरेंस कर्व है जब वो टेंजेंट होगा बजट लाइन को, तब हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को क्यों टेंजेंट होगा, जिस बंडल पे आपकी पूरी इनकम खर्च हो रही है और उस मतलब जिस बंडल पे आपकी पूरी इनकम भी खर्च हो रही है और उस बंडल पे आपकी यूटिलिटी भी मैक्सिमम है, उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। तो जब हम कह रहे हैं कि बजट लाइन टेंजेंट हो, या हम ये कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा जब बजट लाइन को, तब हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तब हम क्या कहेंगे कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है किस अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में। दिस इज अ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जब दो कर्व्स आपस में टेंजेंट होते हैं तो उसका स्लोप भी बराबर हो जाता है उस पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली जब हम ये कह रहे हैं कि बजट इंडिफरेंस कर्व जो है टेंजेंट होगा बजट लाइन को, तब हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो एमआरएस जिस पॉइंट पे बराबर हो जाएगा टू द प्राइस रेशियो, मतलब बजट लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे समरी में, ये एम आर एस विच इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जब ये बराबर होगा प्राइस ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ ए, स्लोप ऑफ बजट लाइन के, तब हम कहेंगे कि ये मैथमेटिकल कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर हमें इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगली स्लाइड में डिटेल शेयर करते हैं। ए और बी, ये हमारी बजट लाइन, और ये इंडिफरेंस कर्व, इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आईसी कर्व जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर रहा है वो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगी। ये वाला बंडल, अब इस पूरे पे डिफरेंट बंडल्स हैं बजट लाइन पे, लेकिन ये वाला जो बंडल है ए और बी, इस पे कंज्यूमर की इनकम भी पूरी खर्च हो रही है और इस पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप बराबर है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर की इनकम भी पूरी खर्च हो रही है और ये वाला बंडल जो है कंज्यूमर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो अगर हम इसको अगली डायग्राम में देखें, अब ये डेटा आपकी किताब में है, ये जो 8 एंड 12 वाला हमने बजट लाइन पढ़ा वही कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया है। अब ये क्या बता रहा है कि इन सारे इंडिफरेंस कर्व्स में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां बन रहा है उस आईसी पर जो टेंजेंट है बजट लाइन को, मतलब यहाँ पे। अब इसमें इस पॉइंट पर क्या है कि ये जो 4 यूनिट्स हैं ए के
और 6 यूनिट्स हैं बी के, इस पे कंज्यूमर के $12 पूरे हो रहे होंगे। ए की प्राइस शायद 1.5 थी, तो 4 यूनिट आते हैं 6 के, 6 डॉलर के, और बी की प्राइस थी $1, तो दूसरे ₹6 कंज्यूमर इस पे लगा रहा है, इनको इस ऑर्डर में खरीद रहा है। 6 मतलब 4 ए के और 6 बी के, तो टोटल इनकम पूरी हो जाती है। और इन सब इंडिफरेंस कर्व में से ये वाला इंडिफरेंस कर्व जो है, मतलब ये वाला बंडल कंज्यूमर की क्योंकि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, तो ये जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को यहाँ पर टेंजेंट है, इसीलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है। अगर इसको अगले वाले बजट लाइन से कंपेयर करें, रेड वाले को इस दूसरे वाले बजट लाइन से कंपेयर करें, तो ये जो इससे अगला वाला बजट लाइन है, ये अभी करंट इनकम से अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की क्वांटिटी 5 हो जाती है और बी की 7 हो जाती है। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स्ट्रा इनकम हो, वो अभी नहीं है। तो ये बजट लाइन प्रेफर्ड है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा इनकम रिक्वायर्ड है जो अभी हमारे पास नहीं है। फिक्स बजट में रहते हुए हम एक अगले बजट लाइन पर नहीं जा सकते जब तक हमारी इनकम बढ़ ना जाए। और ये जो दूसरा बजट लाइन है इसके नीचे वाला, इस पॉइंट पे कंपेयर करें या इस पॉइंट पे कंपेयर करें, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको ए कह लें, इसको कह लें बी, ये क्रॉस कर रहा है बजट लाइन, ये टेंजेंट नहीं है। बजट लाइन मतलब बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व क्रॉस कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑफ बी ऑन वाई एक्सिस, और नीचे हम यहाँ पे डिमांड कर्व इसका निकाल लेते हैं। ये प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड कर्व है। ये पहले बजट लाइन था और इस पे ये इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट था IC1, और यहाँ पे 4 और ये 6 वाला जो बंडल है इस पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम था। इनकम $12 थी और प्राइस ऑफ ए 1.5 थी, प्राइस ऑफ बी जो है वो 1 थी। तो कंज्यूमर बी के मैक्सिमम 12 यूनिट ले सकता था, इसके 8। ये पॉइंट अगर हम लें, ये किसका डिमांड कब बना रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी। ये पॉइंट हम लें तो कंज्यूमर $1 पे बी के 6 यूनिट ले रहा था। अब क्या हो गया है, बी की प्राइस बढ़ गई है, प्राइस ऑफ बी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 1.5 हो गई है। तो अब $12 में से वो बी के क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ बी मैक्सिमम कितनी दे सकता है, 12/1.5, तो ये 8 आ गया। तो अब कंज्यूमर का बजट लाइन 8 पे, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट ए का सेम रहेगा, बी का कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, लेट्स से। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। प्राइस जब चेंज होती है तो कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है, जिस प्रोडक्ट की प्राइस का इंक्रीज हुई है उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, तो अब कंज्यूमर की इनकम का परचेजिंग पावर भी कम हो गया। कंज्यूमर अब इसके 8 यूनिट बाय कर सकता है, पहले 12 मैक्सिमम कर सकता था। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, कंज्यूमर अब जो है जब इसकी प्राइस ₹1.5 हो गई है, ₹1 से बढ़ के, तो कंज्यूमर इसके 3 यूनिट मैक्सिमम ले सकता है। कितने यूनिट, इसके 3 यूनिट ले सकता है और इसके उसके उतने ही ले रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा। नया इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट करेगा बजट लाइन को, इस पॉइंट पे। सो दिस इज न्यू IC, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है E1 और ये E2। अब E2 में क्या है, प्राइस जैसे प्रोडक्ट की बढ़ गई है 1.5 पे, 1.5 पे, तो कंज्यूमर की डिमांड 3 पे आ गई है। तो इसको, इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कंज्यूमर की डिमांड कर्व आ जाएगी, डिमांड कर्व फॉर प्रोडक्ट भी। ये भी नेगेटिव स्लोप है। ये हमने फर्क क्या है, ये हमने इंडिफरेंस कर्व से डिमांड फॉर प्रोडक्ट निकाली है। इससे पहले हम निकाल रहे थे यूटिलिटी थ्योरी से, जिसमें हम कह रहे थे यूटिलिटी मेजरेबल है। अब यहाँ यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, लेकिन यूटिलिटी जो है वो उसका कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के ऑर्डर से हमें यूटिलिटी का एक रफ आइडिया मिल रहा है।
तो अब हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अ, जिसका मेन पर्पस होगा कि हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझें, क्योंकि हमने कंज्यूमर बिहेवियर में सिर्फ कंज्यूमर की बात की कि कंज्यूमर परचेज डिसीजन कैसे करता है, उसकी परचेज डिसीजन के पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। इसी तरह प्रोड्यूसर जो है या जितने भी सप्लायर्स होते हैं, फर्म होते हैं, वो कोई ना कोई जो भी बिज़नेस कर रहे होते हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन अ, चॉइस होता है या जो भी जिस भी प्रोडक्शन मतलब जिस किसी भी बिज़नेस में वो इन्वॉल्व हैं, तो उस बिज़नेस में क्योंकि वो कोई भी आउटपुट बना रहे हैं, लेट्स से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स से अ, सेल फ़ोन बना रहे हैं या लेट्स से स्वेटर्स बना रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जितनी भी क्वांटिटी बनाएँगे आउटपुट की मार्केट में सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, लोगों की नीड्स को सर्व करने के लिए, कंज्यूमर्स की नीड्स को सर्व करने के लिए, बिज़नेस को प्रोड्यूसर को इनपुट्स चाहिए होंगे और वो जो इनपुट्स बिज़नेस को चाहिए होंगे जिसमें हमें पता है कि इनपुट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और उससे जो आउटपुट बन सकती है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में बन सकती है। और हर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है मुनाफ़े को मैक्सिमाइज़ करना। तो वो जो भी मतलब यूज़ करेगा वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। चाहे वो लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, रॉ मटेरियल हो या बिज़नेस के ओनर का, एंटरप्रेन्योर का या ऑर्गेनाइज़र की अपनी मैनेजेरियल टैलेंट हो जिसके थ्रू वो बिज़नेस कर रहा है या अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी जो डिस्कशन है वो इस पर होगी हमारे इस चैप्टर में कि ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जब कोई बिज़नेस करते हैं, प्रोडक्शन डिसीज़न करते हैं, तो इनपुट्स एक्वायर करते हैं सबसे पहले क्योंकि आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, पहले तो आपको इनपुट्स चाहिए जो जिसके थ्रू आप आउटपुट बनाएँगे। इनपुट में आपकी लेबर आ गई, कैपिटल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आ गए। और उन इनपुट्स की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। मतलब कॉस्ट इज़ अ अमाउंट टू यूज़ प्रोड्यूस समथिंग। कॉस्ट क्या है? वो अमाउंट है जो लगा के, जो खर्च करके बिज़नेस कुछ न कुछ बना रहा होता है आउटपुट के फॉर्म में और उस आउटपुट को फिर मार्केट में बेचता है किसी न किसी कीमत पर, ठीक है? तो ये छोटा-सा प्रोड्यूसर भी कर रहा होता है, एक रेहड़ी वाला भी कर रहा होता है जो कहीं से सब्जियाँ लेके गली-गली फिर के उसको सेल कर रहा होता है या फिर वो फैक्ट्री वाला ओनर भी कर रहा होता है जो अपनी फैक्ट्री में गारमेंट्स बना रहा है या कार मैन्युफैक्चरर है जो डिफरेंट जो है कार्ड्स मतलब डिफरेंट कार्स के पार्ट्स लेके उसको असेंबल करके मार्केट में बनी बनाई कार बेच रहा है। तो ये हर बिज़नेस जो है इनपुट्स एक्वायर करता है जिसको यूज़ करके वो अपनी आउटपुट बना रहा होता है और हर बिज़नेस की प्रोडक्शन की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। अब जो इनपुट्स एक बिज़नेस में यूज़ किए जा रहे हैं, लेट्स से एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो लेट्स से ऑयल रिफाइनरी कंपनी में काम कर रहा है। अब वो किसी और कंपनी में भी काम कर सकता था, लेकिन वो ऑयल रिफाइनरी वाले कंपनी ने उसको जॉब दे दी, उसको एम्प्लॉय कर लिया। तो इसका मतलब है कि उस इनपुट की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या बनी उस वर्कर की, कि वो अब मौजूदा टाइम में किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह जो कैपिटल लेट्स से मतलब शेल जो पेट्रोलियम कंपनी है, जो कैपिटल शेल पेट्रोलियम कंपनी में यूज़ हो रहा है, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, वो किसी और ड्रिलिंग के काम में किसी और मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने में भी यूज़ हो सकता था। तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या बनेगी उस कैपिटल को पेट्रोलियम कंपनी में यूज़ करने की, वो किसी और बिज़नेस में यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह जो मैनेजेरियल टैलेंट अ, ऑनर ने शेल कंपनी में यूज़ किया है, वो किसी और जगह भी यूज़ हो सकता था। तो इसकी भी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या है क्योंकि इनपुट्स जो हैं लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, अ,
इसीलिए और उन इनपुट्स के मुख्तलिफ अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हर इनपुट को डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हर इनपुट की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अच्छा जी, तो अब इस चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना, कि प्रोड्यूसर अगर शॉर्ट रन में चल रहा है तो उसकी प्रोडक्शन किस कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, और शॉर्ट रन में जब आउटपुट बना रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन कैसे डिटरमिन हो रही होगी। तो डिफरेंट चीजें देखेंगे हम, लेकिन सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली मतलब क्योंकि हर इनपुट की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हर इनपुट किसी न किसी प्राइस पे बिजनेस या प्रोड्यूसर एक्वायर करता है, तो हर इनपुट की जो प्राइस होती है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। सो इकोनॉमिक कॉस्ट का एक आइडिया है जो हमने अभी हमने अभी समझना है, क्योंकि हम बिजनेस की प्रोडक्शन और कॉस्ट को समझ रहे हैं कि बिजनेस जो भी प्रोड्यूस करेगा वो कॉस्ट बियर करेगा, तो उसको हमने डिटेल में समझना है पहले। सो इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है कि द पेमेंट्स दैट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन एंड रिटेन द सर्विसेज ऑफ अ रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि वो खर्चे जो प्रोड्यूसर को करने पड़ रहे हैं एक इनपुट को मतलब अक्वायर करने के लिए और उसको अपने पास रखने के लिए। ये जो लेबर की सैलरी आप पे करते हैं एज अ बिजनेस, तो वो आपकी आपका खर्चा होता है उस इनपुट की सर्विस को हायर करने के लिए, और वो इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दी पेमेंट्स वो खर्चे जो बिजनेसेस को करने ही पड़ते हैं इनपुट्स को अक्वायर करने के लिए और उनकी सर्विसेज को रिटेन करने के लिए। अब इकोनॉमिक कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट दो तरह की होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट is the payment by the business, payment by the producer uh, to purchase, like it's a payment by the producer that must be paid or that must be made while buying inputs from the market। कि वो सारे खर्चे जो बिजनेस कर रहा होता है उन सारे इनपुट्स के ऊपर जो मार्केट से खरीदता है, जिसमें रॉ मटेरियल आ गया, जिसमें आपकी लेबर की सैलरी आ गई, लेबर एक्स्ट्रा जो उसने हायर की, जिसमें कोई और जो प्रोडक्ट है जो बिजनेस को एज ए इनपुट चाहिए वो मार्केट से अक्वायर कर रहा है, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा होती है। अब इसमें क्या है कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरर जो है, या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन जो है वो कंपनी है, वो जितनी भी वर्कर मार्केट से हायर कर रही है, जितना भी सीमेंट मार्केट से परचेज कर रही है, कंक्रीट वगैरह वगैरह, और जितनी भी कैपिटल मार्केट से परचेज कर रही है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग उसकी आउटपुट है, और उसके लिए जितने भी इनपुट वो मार्केट से परचेज कर रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका खर्चा जो है वो उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट लग रही है उसको वो शामिल करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट is the amount of money that businesses producers are going to spend on inputs that they purchase from the market। मार्केट से जो बिजनेस या प्रोड्यूसर इनपुट परचेज करता है आउटपुट को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट को हम शामिल करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है कि मॉनेटरी पेमेंट्स, पैसों के फॉर्म में जो बिजनेस को पेमेंट्स करनी पड़ती हैं अगेंस्ट द इनपुट्स दैट आर परचेज फ्रॉम द मार्केट्स, उन इनपुट्स के अगेंस्ट जो बिजनेस मार्केट से परचेज कर रहा है। जिस तरह हमने कहा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको कंक्रीट चाहिए, उसको मिक्सर चाहिए, डिफरेंट तरह की मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, लेबर सिविल इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, और उसको आर्किटेक्ट में जो स्पेशलाइज लोग हैं वो चाहिए। तो ये सारी जितनी भी इनपुट्स मार्केट से परचेज करता है बिजनेस, उसकी कॉस्ट होती है।
और उसकी कॉस्ट जो है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये उन इनपुट्स की कॉस्ट है जो बिजनेस के अपने नहीं है, मार्केट से परचेज कर। इसी तरह अ, ये अगर आप आईबीए की मिसाल लें, तो ये जो इसमें आइकन है या कैंटीन, मतलब कैंटीन में जो वर्कर्स, जो डिलीवरी बॉयज हैं, या पिज़्ज़ा की बात कर लें तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जो मेकर है, अ, या पिज़्ज़ा हट है, इन्होंने जितने भी डिलीवरी बॉय रखे हैं, बाइक्स ली हैं, कंप्यूटर लिया है, किसी से जगह रेंट पे ली है, ये सारे जितने भी एक्सपेंस हैं, ये बिजनेस पिज़्ज़ा मेकर के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट है। और ये कॉस्ट है उन रिसोर्सेज की जो उस बिजनेस ने मार्केट से एक्वायर किए हैं, तो वो सारी की सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट बिजनेस को उनको उन सारे रिसोर्सेज की जो है पेमेंट करनी पड़ रही है कैश के फॉर्म में। सिमिलरली कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सेल्फ ऑन्ड होते हैं, जो ऑनर के अपने होते हैं। जिस तरह ऑनर के पास एक बिल्डिंग थी, उसको उसने यूज किया और उसको उसने अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल इस्तेमाल किया, तो उस बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा होगी, क्योंकि इम्प्लिसिट का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज अर्न्ड बाय द ऑनर हिमसेल्फ, के उन रिसोर्सेज की कॉस्ट जो ऑनर के खुद के हैं, जो मालिक जो बिजनेस का है उसके खुद के रिसोर्सेज हैं, जिसमें लेबर, उसकी अपनी एंटरप्रेन्योरल टैलेंट जिसके थ्रू वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसकी भी कॉस्ट है। उसने जो पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, जो उसने बैंक में रखा था, वो उसे कुछ कमा के दे रहा था। लेट्स से मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैंने उसमें से लेट्स से एक सब्जी की शॉप स्टार्ट की, तो वो 2 लाख रुपए जब मैंने बैंक पे रखे थे, तो बैंक मुझे 1,000 रुपया पर मंथ उस पे इंटरेस्ट दे रहा था, सपोज करते हैं। तो अब जब मैंने वो पैसा विड्रॉ किया, अपने बिजनेस में लगाया, तो मैंने वो 1,000 रुपया कंप्रोमाइज किया, नंबर एक। और पहले मैं कहीं और काम करता था, अब मैंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में अपने आप को अपने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है। तो वो जो मैंने सैलरी लॉस की, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा होगी। इसी तरह मेरे पास एक दुकान थी, जो मैं किसी और को रेंट आउट करता था, अब मैं उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, उस पे मैंने सब्जी की दुकान खोल दिया। तो वो जो रेंट मैंने फारगो किया, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा है। इकोनॉमिस्ट जो है वो जब कॉस्ट की बात करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट की, कि किसी चीज को बनाने की कॉस्ट की, तो उसमें वो दोनों काउंट करते हैं, उन इनपुट्स की कॉस्ट जो मार्केट से परचेज किए जा रहे हैं, और उन इनपुट्स की कॉस्ट जो बिजनेस के अपने थे, अभी वो उनको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है, जो ऑनर है बिजनेस का। तो इसकी हम मिसाल ले लेते हैं थोड़ी देर में। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ से एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सपोज करें कि आप कहीं पे, जी, तो हम कह रहे हैं कि सपोज करें कि आप कहीं पे किसी टी शर्ट मैन्युफैक्चरर के पास एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे थे, तो आप $22,000 पर ईयर कमा रहे थे, और किसी पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे अपना टी शर्ट का एक रिटेल स्टोर ओपन करना चाहिए, तो अब उसके लिए पैसा चाहिए। तो आपके पास कुछ सेविंग थी $20,000 की, जो आपने कहीं रखी हुई थी, बैंक में या किसी एसेट में, तो वो आपको $1,000 पर ईयर अर्न करके दे रही थी वो सेविंग। अब आप क्या कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल कैपिटल है, ये वो पैसा है जो आप
सेविंग से निकाल के अब उसे बिजनेस में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी फर्म के लिए, एक रिटेल स्टोर के लिए एक जगह चाहिए। तो आपके पास ऑलरेडी एक जगह थी, जो आपने किसी और को $5000 पर ईयर पे रेंट पे दी हुई थी। अब आप वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक बंदा हायर कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं क्लर्क, और उस क्लर्क को आप मतलब सैलरी पे करें ताकि वो आपको हेल्प कर सके। 18,000 एनुअली उसे सैलरी पे करें। अब ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है रिटेल स्टोर का, ये 1 साल बाद 1,20,000 का रेवेन्यू अर्न करता है। टोटल सेल्स ऑफ टी शर्ट में से रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 1,20,000 का है सपोज। और जो कॉस्ट आपको लगी उस 1 साल में, वो आपको टी शर्ट बनाने की कॉस्ट लगी $40,000, क्लर्क को सैलरी देने की कॉस्ट लगी $18,000, और जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह वगैरह डिफरेंट चीज़ें आ गई, उन सारों को मिला के, ये तीनों को मिला के ये 63,000 आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। ये उन इनपुट्स की कॉस्ट है जो आपने मार्केट से परचेज किए। डेफिनेटली टी शर्ट्स के लिए आपने बटन लिए होंगे, आपने मशीन ली होगी टी शर्ट को स्टिचिंग के लिए, आपने कपड़ा लिया होगा, कैंची ली होगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ली होगी जो मार्केट से आई हैं। तो उसकी कॉस्ट फिर हमने यहाँ ऐड कर दी, जिसको हम फर्स्ट कंपोनेंट कह रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ टी शर्ट्स जो है 40,000 लगी। फिर हम क्लर्क को सैलरी दे रहे हैं जो लेबर सर्विसेज दे रहा है हमें, और यूटिलिटीज़ जितनी भी हमने अलावा एक्सपेंसेस किए, रॉ मटेरियल के अलावा, या कुछ चीज़ें जो अदर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बाकी चीज़ें आ गई, उन यूटिलिटीज़ एक्सपेंस को हमने यहाँ कॉस्ट में ऐड किया है 5,000। तो टोटल हमारे 63,000 बनते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, 40 प्लस 18 प्लस 5। तो ये 63,000 उन रिसोर्सेज की कॉस्ट है जो हमने मार्केट से परचेज किए। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, हम क्या करेंगे, 1,20,000 को 1,20,000 में से ये 63,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 57,000 आ जाएगा। ये जो 57,000 आया ये हमारा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने टोटल रेवेन्यू में से उन रिसोर्सेज की कॉस्ट को सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है जो आपने मार्केट से लिए हैं। अभी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, उनकी कॉस्ट को आपने सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। तो ये जो 57,000 आया है जिसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कह रहे हैं, ये नंबर जो है आपके बिजनेस की कामयाबी को, सक्सेस को बढ़ा-चढ़ा के रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो अब जब इकोनॉमिस्ट किसी बिजनेस के प्रॉफिट को या उसकी सक्सेस को देखते हैं, तो वो पूरी इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शामिल करते हैं, जिसका मतलब है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू में से, ताकि प्रॉफिट जो है उसकी एक्यूरेट पिक्चर आपको पता लगे। मुनाफा कितना एक्चुअल में हुआ है ये आपको पता लग सके। तो ये जो 57,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ये टोटल रेवेन्यू में से आपने जब सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस की तब आया। तो ये एक्यूरेट नंबर नहीं है इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपने अपना पैसा लगाया, योर ऑन फाइनेंशियल कैपिटल। आपने अपनी बिल्डिंग की, यूज की, तो ये फाइनेंशियल कैपिटल आप कहीं पड़ा रह आपका कहीं पड़ा रहता तो ये पैसे आपको अर्न करके देता। और जो बिल्डिंग आपने अपनी लगा के फर्म स्टार्ट की, रिटेल स्टोर स्टार्ट की, उस बिल्डिंग से आप रेंट अर्न कर रहे थे। अभी वो आपने अपने बिजनेस में यूज किए तो वो आपने रेंट फार्गो कर दिया, और आप कहीं काम कर रहे थे जिससे आपको सैलरी मिल रही थी, वो भी आपने छोड़ दी। और अब आप जो लेबर अपने बिजनेस में दे रहे हैं, मतलब आप एज अ ओनर अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उसकी भी कोई ना कोई इनकम बनती है जो आपने शामिल करनी है। तो अल्टीमेटली अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, अगर हम
अकाउंटिंग प्रॉफिट में से विच इज 57,000, यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट 57,000 है, इसमें से अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालें तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनता है कि जो $20,000 हमने सेविंग की थी, उसको हमने यूज किया, अपने बिजनेस में लगाया और उसने 120,000 रेवेन्यू जनरेट किया। तो 20,000 जब हम बिजनेस में ना लगाते तो 1,000 हमें पर ईयर ये 20,000 कमा के देते। तो हमने बिजनेस में जब लगा दिया तो ये फार्गो किया। इंटरेस्ट फारगोन इंटरेस्ट का मतलब है कि उस पैसों पे हमने इंटरेस्ट फार्गो किया 1,000 का, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा है। दूसरा, वो बिल्डिंग जो कोई और यूज करता था, हमें रेंट पे करता था, हमारी थी बिल्डिंग, वो अब हमने उससे लेके अपने बिजनेस में लगाई है, तो हमने रेंट फार्गो कर दिया, वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। हम पहले कहीं वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे, तो वो हमें $22,000 पर ईयर पे कर रहा था, अब हमने ये भी फार्गो कर लिया। ठीक है, ये भी चला गया, ये भी उसकी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने बिज़नेस में काम करने की, कि आप कहीं एम्प्लॉयी के तौर पे काम नहीं कर रहे अभी, तो ये सैलरी चली गई। लास्ट जो यहाँ पे है कि फॉरगॉन एंटरप्रेन्योरल इनकम, इसका मतलब है कि अभी एज़ अ मैनेजर और ओनर ऑफ योर बिज़नेस या अल्टीमेट डिसीजन मेकर ऑफ योर बिज़नेस, जो आप सर्विस अपने बिज़नेस में दे रहे हैं, यही आप मैनेजर या आप जो है एंटरप्रेन्योर के तौर पे किसी और के बिजनेस में काम करते तो वो आपको इतना अमाउंट पे करता। तो ये भी एक कॉस्ट बनती है। तो ये चारों कंपोनेंट्स को मिला लेंगे तो हमारी टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाएगी, और वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 33,000। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में से हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को निकाल देंगे तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आपने टोटल रेवेन्यू से निकाल दी, एक्सप्लिसिट भी निकाल दी, दोनों को निकाला। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तब आता है जब आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, जो कि यहाँ अब क्या आ रहा है? 24,000। और अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था? 57,000। सो ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ये बता रहा है कि आपका बिजनेस पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जिसका मतलब है कि आपके बिजनेस ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो आपकी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट से ज्यादा है। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो 5,000 की इम्प्लिसिट कॉस्ट है आपके इंटरप्रेन्योरल टैलेंट की, ये इन ऊपर वाले एग्जांपल में, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले एग्जांपल में, इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जो अपने बिजनेस में एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहे हैं, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और अगर आपका बिजनेस जो है या आप एज ए इंडिविजुअल अपने बिजनेस में से इतना अमाउंट भी मिनिमम नहीं रियलाइज कर पा रहे, मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका एटलीस्ट ये वाला पोर्शन भी इम्प्लिसिट कॉस्ट का कवर नहीं कर रहा, तो आपको अपना बिजनेस जो है स्विच करना चाहिए, आपको कोई और बिजनेस ढूंढना चाहिए जो मिनिमम इतना अमाउंट तो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट का कवर करे, जितनी आपकी खुद की एफर्ट है, उस जो जितनी आप एज एंटरप्रेन्योर एफर्ट लगा रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट जो है अमाउंट जो है उसका जो इम्प्लिसिट कॉस्ट का उसने कवर करना चाहिए। तो इस लिहाज से जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है आपके अपने एफर्ट की, एंटरप्रेन्योरल इनकम की, वो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर टोटल रेवेन्यू में से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक हिस्सा भी अगर कवर करें, विच इज द कॉस्ट ऑफ योर ऑन एफर्ट एज अ मैनेजर, विच इज हियर 5,000, तो ये जो इंटरप्रेन्योरल इनकम होती है इज इट्स अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अगर आपका टोटल रेवेन्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट का ये वाला हिस्सा भी नहीं कवर कर रहा, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे। जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आपको ये बिजनेस जो है छोड़ना चाहिए, स्विच करना चाहिए। आपको कोई ऐसा बिजनेस ढूंढना चाहिए जिसमें कम से कम तो आप नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो, जो आपके अपने एफर्ट की कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू से निकल रही हो। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं। सो अगर हमने ये अपनी डिस्कशन सम करनी पड़े तो हम क्या कहेंगे
कि इकोनॉमिस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब देखते हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब इकोनॉमिस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं तो वो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट तीनों को शामिल करते हैं। अब आपको पता है इम्प्लिसिट में नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये आपके एंटरप्रेन्योरल इनकम की का हिस्सा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकोनॉमिस्ट जो है उनके लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू जितना बिजनेस ने जनरेट किया उसमें से इकोनॉमिक कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, सम ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये ऐसे निकलता है। तो एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को सम कर दें तो 96,000 बनते हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट है। और टोटल रेवेन्यू कितना था, 1,20,000। 1,20,000 में से देखें ये 63,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी, 33,000 हमारी इस एग्जाम्पल में इम्प्लिसिट कॉस्ट थी, दोनों को सम किया तो 96,000 आ गया। अब 120,000 में से 96,000 निकाल देंगे तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट, और इसको हम कहते हैं प्योर प्रॉफिट, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा हमारी एग्जाम्पल में 24,000 आ रहा है, विच इज पॉजिटिव प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जब भी पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे हमारे बिजनेस से जो रेवेन्यू है वो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट तीनों से ज्यादा है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी कवर हो रहा है और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कवर हो रही है, और हमारा रेवेन्यू दोनों से, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट से जब भी रेवेन्यू ज्यादा होगा तो बिजनेस जो है मुनाफा कमा रहा होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा होगा। अगर ये नंबर जीरो आ जाए, टोटल रेवेन्यू और इकोनॉमिक कॉस्ट का डिफरेंस जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा बिजनेस कम से कम उतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जितनी हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है, जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाता है। और उस बिजनेस को, अगर उस बिजनेस से हम उतना ही कमा रहे हैं जितना हम किसी और बिजनेस से कमा सकते थे, ठीक है। तो ये हम इंडिफरेंट हो गए कि उसको चलाएं या उसको छोड़ के कोई ऐसा बिजनेस करें जो हमें पॉजिटिव में मुनाफा दे, हमारा रेवेन्यू ग्रेटर आए हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट से। तो ये सिनेरियो है। अगर टोटल रेवेन्यू लेस देन है इकोनॉमिक कॉस्ट से तो आपका इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि आपका बिजनेस उतनी इनकम नहीं जनरेट कर रहा जितनी आपको उस बिजनेस को चलाने की कॉस्ट लग रही है, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो वो आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। सो ये इस तरह इस नंबर को, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये देखें यहाँ पे ये हमने जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, कि भाई टोटल रेवेन्यू में से टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट आइडिया है इसके बाद, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बाद, वो ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क समझना। किसमें फर्क समझना, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में फर्क क्या है। बुनियादी तौर पर फर्क ये है कि जब बिजनेस के, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विस का हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का हो, एंटरटेनमेंट हो कोई, या कोई और चीज का मतलब फैक्ट्री की आउटपुट की बात करें, या लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर है, मशीन मैन्युफैक्चरर कोई भी है, उसके आउटपुट की डिमांड बढ़ेगी तो फर्म का मुनाफा जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना आसानी से वो अपने इनपुट्स को चेंज कर सकता है। अगर फर्म जल्दी से इनपुट चेंज करके सप्लाई बढ़ा सकता है बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए, फिर तो बिजनेस का मुनाफा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस के पास बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकते, वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, फिर बिजनेस उतना मुनाफा करंट टाइम में नहीं कमा सकेगा। इट टेक्स टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं बाय नेचर, मतलब नेचर वाइज ऐसे इनपुट्स होते हैं, और वो बिजनेस पे भी डिपेंड करते हैं कि बिजनेस किस तरह सा है, जिसमें कैपिटल आ जाता है, फैक्ट्री, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, और इसी तरह के कैपिटल रिसोर्सेज जिनको चेंज करना उतना आसान नहीं होता एज कंपेयर टू चेंजिंग द लेबर इनपुट।
क्योंकि लेबर तो आप ओवरनाइट बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें कैपिटल, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट चेंज करने में सालों लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस तरह कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबली है, उसको अपडेट करने में महीनों लग सकते हैं एक कार मैन्युफैक्चरर को, या साल लग सकता है। या एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरर है, जो हवाई जहाज बना रहा है, उस इंडस्ट्री को अगर अपना प्लांट अपडेट करना पड़े जिसके थ्रू वो जहाज बनाते हैं, तो वो सिर्फ उसमें, मतलब उसमें जो एडजस्टमेंट टाइम होगा उसको अपडेट करने में, वो बहुत ज़्यादा होगा और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसीलिए इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड बिज़नेसेस हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, या जो 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 मैन्युफैक्चरर मतलब रेल बना रहा है, ट्रेन्स बना रहा है, या रेलवे ट्रैक बना रहा है, इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा टाइम लगेगा अपना कैपिटल अपडेट करने में। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है वो कॉन्सेप्चुअल पीरियड्स हैं। उनमें डिफरेंस क्या है कि जो शॉर्ट रन होता है, उसमें बिज़नेस जो है, प्रोड्यूसर अपना प्लांट या कैपिटल चेंज नहीं कर सकता। वो सिर्फ शॉर्ट रन में बिज़नेस जो है वो अपनी लेबर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके आउटपुट को, या लेबर, रॉ मटेरियल, ऐसी चीज़ों को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके अपना आउटपुट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। सो हम क्या कह रहे हैं कि शॉर्ट रन को हम कहते हैं फिक्स्ड प्लांट। शॉर्ट रन को हम कहते हैं इट्स अ फिक्स्ड प्लांट पीरियड। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन बहुत थोड़ा अरसा होता है, जिसमें फर्म अपनी प्लांट की कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मतलब एक अच्छा खासा टाइम होता है कि जितना भी आपके पास प्लांट है उसको आप मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट रन में। कैसे? क्योंकि शॉर्ट रन में प्लांट हम चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल चेंज नहीं कर सकते। तो जितनी साइज़ का प्लांट है, उस पे लेबर बढ़ा के ही, या वेरिएबल रिसोर्स लेबर की तरह के, वो बढ़ा के ही हम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्म की जो प्लांट कैपेसिटी है वो फिक्स होती है, और फर्म जो है अपनी आउटपुट को, सप्लाई को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है, लेबर को चेंज करके, मटेरियल को चेंज करके, और अदर रिसोर्सेज जो प्लांट पे चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट रन में कोई भी बिजनेस अपनी आउटपुट को चेंज कर सकता है सिर्फ लेबर और रॉ मटेरियल और वेरिएबल रिसोर्सेज को चेंज करते हुए। इसकी मिसाल क्या है कि आईबीए जो है मौजूदा वक्त में एक नया ब्लॉक नहीं बना सकता सपोज, क्योंकि ब्लॉक बनाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन वो 100 लोगों की, 50 लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय कर रहा है, स्टाफ में भी, फैकल्टी में भी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे भी। तो इसका मतलब है हम कहेंगे आईबीए का शॉर्ट रन चल रहा है।